तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 14 इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर को ख़त्म करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बातें छोड़ के हम पहले वापस आते हैं हमारे लेक्चर नंबर 14 पे। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। ये पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम इन डेप्थ में जाके डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहले तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। ठीक है, पहले मैं इसे इन डेप्थ में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको एनसीईआरटी में भी ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही आसानी से दिख जाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं एनसीईआरटी की एक एक सिंगल लाइन तक आपको एक्सप्लेन करूं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनटीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जहाँ पे आप सिर्फ सीबीएसई एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, एनटीएससी के लिए नहीं पढ़ना चाहते, तो वहाँ मैंने आपको बता भी रखा है कि कहाँ मैंने एनटीएससी लेवल का पढ़ा है और कहाँ मैंने सीबीएसई लेवल का पढ़ा है। तो आप बहुत ध्यान से जाके मेरे लेक्चर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से, जो कि है आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या जो सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं वो सच में सूखे हैं? ये हमारा सवाल है। अच्छा, अगर हम हमारी एनसीईआरटी किताब खोल के देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के डायरेक्ट नीचे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, जो कि है एक्टिविटी 2.15। इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या हो रखा है कि हम एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं। हम एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब का क्या मतलब है। तो हम इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में कोई सब्सटेंस डाल के या कोई मटेरियल डाल के उसे गर्म करवाएंगे। ठीक है, उसे हम हीट करवाएंगे या उसे गर्म करवाएंगे। इस कारण इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब का नाम जो है वो रखा गया है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अच्छा, और ये सूखा होता है अंदर से। ठीक है, इसे हमने अच्छे से वॉश करके सुखा दिया। और हमने सुखाया कैसे? हीट करके ही सुखाएंगे ना, बर्नर की हेल्प से हीट कर देंगे तो जो सारे पानी की ड्रॉपलेट्स थे वो सब सूख जाएंगे। ठीक है, यानी कि इवेपोरेट हो जाएंगे वेपर्स की फॉर्म में। तो हमने उसे अच्छे से ड्राई कर लिया। और बॉइलिंग ट्यूब इसका नाम इसलिए है क्योंकि मैं इसमें कोई सब्सटेंस या मटेरियल डाल के उसे गर्म करवाऊंगा, उसका रिएक्शन चेक करने के लिए कि गर्म करने के बाद वो पर्टिकुलर मटेरियल या सब्सटेंस क्या रिएक्शन शो करता है। अच्छा, कौन सा मटेरियल या सब्सटेंस? जो हमने इस ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाला है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि इसका नाम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब क्यों है। ठीक है, तो हम पहले लेंगे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हम ले रहे होंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। ठीक है, हम यहाँ लेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो कि ब्लू कलर के होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम एक बर्नर लेंगे। बर्नर की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करवाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करवाएंगे। तो आशा करता हूं आप लोग यहां से सोच पा रहे होंगे कि मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को बर्नर के ऊपर ले जाके गर्म कर रहा हूं। ठीक है, और गर्म करवा रहा हूं, इसी कारण इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब का नाम क्या पड़ा? ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, अच्छा, तो इस पर्टिकुलर बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जब मैं इस पर्टिकुलर ड्राई बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करवा देता हूं, गर्म करने के बाद जब मैं इसे बाहर निकालता हूं, इस फ्लेम से जब मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालता हूं, तो मैं कुछ नई ऑब्जर्वेशंस नोट करता हूं, जो कि बहुत अजीब ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और उन पर्टिकुलर नई और अजीब ऑब्जर्वेशंस के बारे में ही
हम पढ़ रहे होंगे और उनका रीजन जान रहे होंगे कि उन नई और अजीब ऑब्जर्वेशंस का रीजन क्या है। ठीक है, तो पहली नई और अजीब ऑब्जर्वेशन है कि हमें इस पर्टिकुलर बॉइलिंग ट्यूब के इनर सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई पड़ते हैं इस बॉइलिंग ट्यूब के इनर सरफेस पे। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हम जो यहाँ टेस्ट ट्यूब या जो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ले रहे हैं उसको हम अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके ले रहे हैं। ठीक है, और जो हमने कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स लिए वो भी कंप्लीटली ड्राई क्रिस्टल्स थे। ठीक है, वो भी बिल्कुल भी गीले नहीं थे। तो हीट करने के बाद ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स का आना कोई सेंस नहीं बनता। मतलब ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पानी आ सकता है, इसके इनर सरफेस पे पानी आ सकता है, लेकिन तब भी आ गया। ये हमारा पहला अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन था, पहला अजीब ऑब्जर्वेशन था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा क्यों हुआ होगा कि बॉइलिंग ट्यूब के इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। हमने हर एक चीज को सूखा रखा और फिर जैसे ही हम इसको बॉईल करवा के या गर्म करके जैसे ही हम इसे बाहर निकालते हैं फ्लेम से तो इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ये हमारी पहली अजीब ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं या जो ये ब्लू कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं ये अपना कलर लूज कर देते हैं। मतलब पहले ये थे ब्लू कलर के, अब हीट करवाने के बाद या बॉईल करवाने के बाद इनका कलर हो जाता है व्हाइट। अब ये व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो ये है दूसरा अजीब ऑब्जर्वेशन। हम इसका भी आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले मैं वो अजीब ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन या आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा अजीब ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब तीसरा क्या है कि जब मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में 2-3 बूंद पानी की डालता हूँ, ठीक है, जब मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में 2-3 बूंद पानी की डालता हूँ तो जो ये व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं ये दोबारा अपना कलर रिस्टोर कर लेते हैं। जब मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालता हूं, ठीक है, तो जो ये व्हाइट क्रिस्टल्स हैं ये अपना कलर रिस्टोर करके दोबारा ब्लू कलर के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी एक अजीब ऑब्जर्वेशन है। तो हमें 3 अजीब और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। अब मैं आपको इन तीनों ऑब्जर्वेशंस का कारण एक्सप्लेन कर रहा हूँ या इनका रीजन या इनका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें। अब मैं इनके रीजंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। नाउ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हमें ड्राई दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हमें सूखे दिखाई पड़ते हैं, एक्चुअली में वो कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली में वो कंटेन करते हैं क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स हमें सूखे दिखाई पड़ते हैं वो एक्चुअल में क्या कंटेन करते हैं अपने अंदर? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अभी हम इसकी डेफिनेशन पे भी जाएंगे। 2 मिनट रुको, आप आराम से थोड़ा थम के ढंग से सीखेंगे। तो ये पहली बात हो गई कि एक्चुअल में हमें जो कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स ड्राई दिखाई पड़ते हैं एक्चुअल में वो कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, जब हम क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स को हीट करते हैं
जब हम कॉपर सल्फेट की ब्लू क्रिस्टल्स को, कॉपर सल्फेट की ब्लू क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो रिमूव हो जाता है इनके अंदर से। तो जो वाटर ऑफ WOC, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है और रिमूव होके यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बॉइलिंग ट्यूब के या इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉइलिंग ट्यूब की इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। अच्छा, और जैसे ही ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ब्लू से व्हाइट। इसका डायरेक्टली क्या मतलब है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू, कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण है। मतलब आप लोग खुद ही सोच के देखो ना, आप लोग खुद ही सोच के देखो कि जैसे ही ब्लू कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया, वैसे ही कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर है वो ब्लू से व्हाइट हो गया। अच्छा, अब हम इस बात को कैसे कंफर्म करें हम इस बात को कैसे कंफर्म करें कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल चुका है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। हम बॉइलिंग ट्यूब के इनर सरफेस पे जो देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से बाहर निकल चुका है। ये इस बात का सबूत है। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब के इनर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स का आना इस बात का सबूत है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल चुका है। और क्योंकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल चुका है, इस कारण कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर है वो ब्लू से व्हाइट हो गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर ब्लू से व्हाइट हो गया है। तो आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर है वो ब्लू होता है और ब्लू होने का कारण है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम रिमूव कर देंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से तो उसका जो ब्लू कलर है वो लूज हो जाएगा या ब्लू कलर हट जाएगा और वो ब्लू से व्हाइट कलर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे भैया आप तो सब कुछ आपने हमें बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो मैं कहूँगा यार रुको, एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ। इससे पहले आप एक तीसरा पॉइंट और सुन लो। क्या है वो तीसरा पॉइंट? नाउ इफ वी मॉइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर we will find that blue color of the crystals reappears। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर हम कॉपर सल्फेट के व्हाइट क्रिस्टल्स को, कॉपर सल्फेट के व्हाइट क्रिस्टल्स को दोबारा पानी में, थोड़े थोड़े पानी में भिगा देंगे, थोड़े थोड़े पानी में भिगा देंगे तो ये दोबारा अपने कलर को रिस्टोर कर लेते हैं। ये दोबारा व्हाइट से ब्लू में चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि जो पानी हम कॉपर सल्फेट के व्हाइट क्रिस्टल्स में डालते हैं, ठीक है, जो 2-3 बूंद पानी हम कॉपर सल्फेट के व्हाइट क्रिस्टल्स में डालते हैं, वो कॉपर सल्फेट अपने अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट के व्हाइट क्रिस्टल्स हैं वो अपने अंदर इस पानी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस कारण वो उनका कलर दोबारा रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, इनका कलर दोबारा रिस्टोर हो जाता है और ये व्हाइट क्रिस्टल से दोबारा ब्लू क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनको अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोबारा वापस मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो भी है तो ये पानी।
ठीक है तो ये पानी या एक पानी की फॉर्म है जो कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो हमें सूखे दिखते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हमें सूखे दिखाई पड़ते हैं असल में वो गीले होते हैं। और किस कारण गीले होते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण वो गीले होते हैं। तो जो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या वो सच में ड्राई होते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, वो ड्राई बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि अगर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करते हैं अपने अंदर तो वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। लेकिन अगर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करते तो वो ड्राई होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पर्टिकुलर कंपाउंड WOC कंटेन करता है अपने अंदर और अगर हमें वो सूखा दिखाई पड़ता है तो असल में वो सूखा नहीं है, वो गीला है। क्यों गीला है? WOC के कारण, ठीक है, WOC मतलब ये, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन WOC is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt, ठीक है। चलो एक बार दोबारा साथ में मिलके पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। क्या लिखा हुआ है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट में, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल जैसे आज तक हम जो कॉपर सल्फेट का हम जो फॉर्मूला समझते थे वो समझते थे ये CuSO4, ठीक है। लेकिन इसका पूरा फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का ये नहीं होता, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये होता अगर इसके अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल चुका होता बाहर, तब ये हमें व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता। लेकिन असली फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का ये नहीं होता। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2O, और जो ये लास्ट में .5H2O है यही है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसी WOC के कारण कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें ब्लू कलर के दिखाई पड़ते हैं। अगर इन WOC को, ठीक है, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मैं कैसे भी रिमूव कर दूं, कैसे भी क्या हीट करके अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो इनका कलर ब्लू से चेंज हो जाएगा व्हाइट में, ठीक है। इनका कलर जो है वो ब्लू से व्हाइट में चेंज हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले एक्टिविटी में। तो दोबारा एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, फिक्स्ड होते हैं, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है, CuSO4 एक फॉर्मूला यूनिट है सॉल्ट की, और ये वो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट में। इन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और क्या आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे भैया क्या यहाँ पे 5H2O की जगह हम 8H2O या 10H2O कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने ये डिटरमाइन करा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमने ये डिटरमाइन करा है और हमने ये पाया है कि कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर 5H2O के WOC होते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर 5H2O के WOC होते हैं। WOC मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो आप लोग सोचोगे भैया वो एक्सपेरिमेंट भी बता दो ना, हम कैसे करते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पता लगाने का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमें बताओ ना। तो मैं कहूँगा यार ये आपके NCERT के सिलेबस से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ में जानना चाहते हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह में कि कैसे होता है।
बाकी मैं आपको इतनी डेप्थ में नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से एनटीएससी में भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, इतना इनफ है। तो ये हो गया हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आशा करता हूँ आपको वॉशिंग सोडा के बारे में भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि वॉशिंग सोडा भी जो हमें ड्राई दिखता है कंप्लीटली, ठीक है, वॉशिंग सोडा जो हमें ड्राई दिखता है कंप्लीटली, वो ड्राई नहीं होता। असल में वॉशिंग सोडा भी जो है वो कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि है 10H2O, Na2CO3 ये जो 10H2O है ये सोडियम कार्बोनेट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। और यही हमारा फॉर्मूला होता था वॉशिंग सोडा, ठीक है, यही फॉर्मूला होता था वॉशिंग सोडा का। अगर मैं इस पर्टिकुलर वॉशिंग सोडा से ये 10H2O के मॉलिक्यूल्स हटा दूं या ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दूं, तो ये वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा रहेगा ही नहीं, ये वॉशिंग सोडा रहेगा ही नहीं, ठीक है। इस कारण ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें होना जरूरी है, तभी ये वॉशिंग सोडा रहेगा, नहीं तो हम इसको ड्राई सोडा कहते हैं या ड्राई ऐश कई बार कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम और आगे बात करते हैं, और सॉरी ड्राई ऐश नहीं, सोडा ऐश कहते हैं, अभी मैंने चेक करा, मैं भूल गया था, इसे हम सोडा ऐश कहते हैं। फिर वो किसी काम की नहीं रहती, फिर हम उससे कपड़े वपड़े नहीं धो पाएंगे अपने, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक पूरा अच्छे से इन डेप्थ समझ में आ गया होगा। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, ये हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, जो कि होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही होता है हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या है? पानी, H2O, और हेमी मतलब आधा, ठीक है। जैसे होता है ना हेमिस्फीयर, तो मतलब आधा स्फीयर, वैसे ही आधा वाटर का मॉलिक्यूल। हालांकि आधा वाटर का मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही क्यों लिखते हैं, इसका एक रीजन है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यही होता है हमारा बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार इसको हम पीओपी भी कह देते हैं, आपने जनरल लाइफ में इसका नाम काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। घर वगैरह बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं हम इसको, ठीक है, काफ़ी बार। और मैं आपको यहाँ एक होमवर्क भी देना चाहूँगा, आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूजेस हैं ये आप खुद एक बार पढ़ के आइए, ठीक है, ढूंढ के आइए कि क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का एक सॉल्ट होता है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और है, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, इसका भी एक रीजन है। इसका क्या रीजन है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, पीओपी को हम जो प्रिपेयर करते हैं, पीओपी को हम प्रिपेयर करते हैं जिप्सम की हेल्प से, ठीक है। पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्रिपेयर करते हैं जिप्सम की हेल्प से। अब ये जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे भैया ये कैसी ये दर्दनाक स्थिति हो रही है। तो हमारी पहले CaSO4.2H2O, फिर CaSO4.12H2O, ठीक है। उससे पहले आपने बताया CuSO4.5H2O। इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे हम? तो मैं कहूँगा यार थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको ये सब याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जब भी आप जैसे मेरा लेक्चर देख रहे हो, अभी लेक्चर देखने के बाद आप 2-3 दिन बाद रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या था जिप्सम का फॉर्मूला, क्या था पीओपी का फॉर्मूला, ये आप रिकॉल करने की कोशिश करो। और आंसर बिल्कुल मत देखो,
जो भी आंसर आपके दिमाग में आता है उसे कॉपी में लिख लो, ठीक है। साइड में छोटा सा लिखना है कि पीओपी का फॉर्मूला ये है, जिप्सम का फॉर्मूला ये है, ठीक है। 2 दिन बाद आपने लिख के देखा बिना देखे, उसके बाद चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। उसके बाद जब आप चेक करोगे सही है तो बहुत बढ़िया, गलत है तो सुधार लो उसको, ठीक है। गलत है तो दोबारा एक बार याद करो और फिर 2 दिन बाद रिकॉल करो मन में, ऐसे ही किसी फुर्सत समय में, ठीक है। मान लो टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते एकदम से आपने सोचा कि चलो जल्दी से एक बार याद करते हैं कि पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है या जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो भागते भागते गए, पेन कॉपी उठाई, जल्दी लिख के देखा और फिर जल्दी गूगल से चेक कर लिया, या गूगल से नहीं चेक करा तो एनसीईआरटी से चेक कर लिया। ऐसे इसी तरह याद होता है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार पढ़ के 2 या 3 दिन बाद वो फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करो और बिना देखे कॉपी में हाथों हाथ लिख दो। हाथों हाथ लिख लिया, उसके बाद अगर वो गलत है तो उसे सुधार लो और फिर 2 दिन बाद दोबारा उसे लिख के देखो। ऐसे करोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ज्यादा, और वैसे ज्यादा कोई मुश्किल फॉर्मूला भी नहीं है ये इतना, ठीक है। CaSO4.2H2O और ये CaSO4.12H2O, ये पीओपी होता है और ये जिप्सम होता है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? इसका रीजन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्रिपेयर करते हैं जिप्सम की हेल्प से, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्रिपेयर करते हैं जिप्सम की हेल्प से। और जो ये जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है CaSO4.2H2O और जिप्सम पाया जाता है पेरिस में। जिप्सम जो है पाया जाता है वो पेरिस में पाया जाता है। इस कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा, ठीक है। और बाकी अभी हम इस बारे में भी बात कर रहे होंगे कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं, अभी हम इस बारे में भी बात कर रहे होंगे। तो देखो, हम पहले देख लेते हैं कि पीओपी का प्रिपरेशन कैसे होता है। पीओपी का प्रिपरेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, पीओपी का प्रिपरेशन होता है बहुत ही सिंपल। हम जिप्सम लेते हैं CaSO4.2H2O, ठीक है। हमने क्या ले लिया? जिप्सम ले लिया। अब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं जिप्सम को। ये ट्राइंगल साइन मतलब गर्म कर रहे हैं हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो सीन क्या बनता है यहाँ पे कि जो जिप्सम है वो अपने 3/4 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, ठीक है। जब मैं जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूं तो जिप्सम अपने 3/4 पानी के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और जिप्सम से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पीओपी में। और पीओपी का फॉर्मूला क्या था? CaSO4.12H2O, ठीक है। और बचे हुए कितने? 3/2H2O, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिप्सम ने अपने अंदर से 3/4 पानी के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया और बचे कितने? सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और यही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये हमने कर लिया क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन जिप्सम की हेल्प से। अच्छा, और ये जिप्सम पाया जाता है जिप्सम पाया जाता है काफी जगह, लेकिन पहली बार इसे खोजा गया पेरिस में। इस कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी। तो ये हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन भी देख लिया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। आगे क्या है? अब हम देखते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। क्या है वो प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टीज है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर होता है। ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। ये तो बहुत ही सिंपल थी, ठीक है, बहुत ही चिल्लर प्रॉपर्टी थी। अच्छा, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज ए वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर, ठीक है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो बेसिकली होता है पाउडर की फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है। लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस पर्टिकुलर पाउडर फॉर्म में हम थोड़ा भी पानी डाल देते हैं तो ये एक हार्ड मास में तब्दील हो जाता है। ये एक बहुत ही हार्ड मास और सॉलिड फॉर्म ऑफ मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को ध्यान से संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, इसे मॉइस्चर से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि सोचो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी दूसरे पर्पस के लिए लेके आ रहे हैं। मान लो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमें थोड़े घर में हमें टॉयज बनाने हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से हमें टॉयज वगैरह बनाने हैं। तो मानो मैं एक कंपनी से प्लास्टर ऑफ पेरिस अपनी फैक्ट्री में लेके आता हूँ टॉयज बनाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस पर्टिकुलर कंपनी से लेके आता हूँ कंटेनर में भर के, वो कंटेनर कैसे होते हैं, वो थोड़े से उनमें छेद वगैरह होते हैं उन कंटेनर्स में। और रास्ते में हो गई बारिश, ठीक है, रास्ते में हो गई बारिश, तो जैसे ही उस पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी घुसेगा तो वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं उस पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो खिलौने बनाना चाहता था वो बना ही नहीं पाऊंगा, फिर उसका यूज़ बचेगा नहीं। ठीक है, फिर मैं उसका यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं इस पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हार्ड मास में कन्वर्ट हो चुका है, इसको दोबारा मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर फॉर्म में, इसके पहले वाली फॉर्म में। लेकिन वही है कि थोड़ा फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा या ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा मेरा, तो मैं वो खर्चा भी तो नहीं चाहता ना। यही सब तो होता है, थोड़ी इकोनॉमी पे भी ध्यान देना पड़ता है फैक्ट्री की कि कैसे चल रही है, खर्चा ज़्यादा ना आए, कम खर्चे में हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बना सकें। ये सारी चीज़ें भी तो हमें ध्यान रखनी पड़ती है ना बेसिकली। तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। देखो ये वही प्रॉपर्टी है थर्ड, POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। हमें इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर करना चाहिए। क्यों स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में? क्योंकि POP एक वाइट पाउडर होता है, बिकॉज POP एक वाइट पाउडर होता है। ठीक है, POP जो है एक वाइट पाउडर होता है, और जब मैं इसे मिला देता हूं पानी में, ये मैं दोबारा वही बात बता रहा हूं आपको जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन प्रॉपर्टी के नाम पे एक बार दोबारा रिपीट कर दिया, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, POP एक वाइट पाउडर होता है, और जैसे ही मैं इसको पानी में मिलाता हूं, पानी में मिलाते ही ये दोबारा एक हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हार्ड सॉलिड मास जो होता है उसे हम कहते हैं जिप्सम। मतलब इसका मतलब आप सोच रहे होगे भैया एक मिनट रुको, दोबारा हमें सोचने दो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पाउडर्ड फॉर्म होता है उसमें मैं जैसे ही पानी डालता हूं तो वो दोबारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। मैं कहूँगा हाँ जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये जिप्सम होता है, ये जिप्सम ही तो हार्ड सॉलिड मास होता है। ठीक है, हार्ड सॉलिड मास होता है। देखो कैसे होता है ये सब, ये कुछ इस प्रकार होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हमारा क्या था, ये है हमारा POP। ठीक है, ये हमारा क्या है POP। इस POP में मैंने जैसे ही डाला पानी H2O या 3/2 H2O, तो ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिप्सम में, CaSO4 डॉट 2 H2O। और जिप्सम ही जो होता है हमारा हार्ड सॉलिड मास होता है, या हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है, जिप्सम ही हमारा हार्ड सॉलिड मास होता है, और फिर मुझे मेरे खिलौने बनाने के लिए दोबारा इसे हार्ड सॉलिड मास से या जिप्सम से दोबारा POP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए अलग से झंझट हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस
जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होता है या जो वाइट पाउडर्ड फॉर्म में होता है, उसको मैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर करूँ, उसको मैं मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में स्टोर करूँ। ठीक है, ये हमारी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी, और ये तीसरी प्रॉपर्टी के साथ ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी भी थी, ये हो गई खत्म यहाँ पे। अब हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिखूंगा। इन CaSO4 डॉट हाफ H2O how can we get the half water molecule? आशा करता हूँ आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, भाई लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे भी उतना ही ज्ञान है जितना आपको है, और मेरी भी राइटिंग उतनी ही है जितनी आपकी है। ठीक है, तो ज़्यादा सीरियस मत लेना राइटिंग को लेके, मेरी भावनाएं समझने की कोशिश करना थोड़ी, और बाकी तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो हम इसे ध्यान से देखते हैं। इन CaSO4, क्वेश्चन क्या है, इन CaSO4 डॉट हाफ H2O हाउ कैन वी गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल? वाटर का आधा मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर का आधा मॉलिक्यूल, इसका कोई सेंस बनता है? अगर ध्यान से सोच के देखो, इसका कोई मतलब बनता नहीं है वैसे, ध्यान से सोचो। वाटर मॉलिक्यूल या तो पूरा 1 हो सकता है, या पूरा 2 हो सकता है, या 3 या 4, किसी इंटीग्रल नंबर में हो सकता है, किसी इंटीजर फॉर्म के नंबर में हो सकता है। और इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, इस प्रकार इंटीजर्स के फॉर्म में हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल। ये 1/2, इसका कोई मतलब नहीं बनता, या वाटर मॉलिक्यूल 3/4 मॉलिक्यूल, इसका कोई मतलब नहीं बनता, या वाटर मॉलिक्यूल का 5/6 मॉलिक्यूल, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो असल में होता क्या है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको हम असल में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस फॉर्म में, 2CaSO4 डॉट H2O, 2CaSO4 डॉट H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 CaSO4 मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है, या एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। समझ पा रहे हो? 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो ये तो जस्ट इसका डबल ही हुआ ना, ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जस्ट इसका डबल ही हुआ ना। अगर एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ हाफ WOC मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ एक WOC का मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा। और ये रिप्रेजेंट करना थोड़ा हमें समझ में भी आता है, ये इस प्रकार, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करना थोड़ा सेंसिबल भी है। सेंसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ H2O का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ H2O का एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल हमें समझ में आता है। H2O का आधा मॉलिक्यूल, H2O का 3/4 मॉलिक्यूल, इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हम इस प्रकार क्यों लिखते हैं? इस प्रकार इसलिए लिखते हैं ताकि हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। जैसा कि आपने देखा होगा CaSO4 डॉट 2H2O, जब हमने ये लिखा था, इसको जब हम हीट करवाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बनाते हैं? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, कुछ इस प्रकार ये बना रहा होता है, ठीक है। हम जस्ट रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मजबूरी में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कोई सही फॉर्म नहीं है रिप्रेजेंट करने लायक, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, और हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई मतलब नहीं बनता। असल में हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए कुछ इस तरह, ठीक है, 2CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये सेंसिबल फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की, क्योंकि यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का पूरा मॉलिक्यूल आ रहा है, पूरा एक मॉलिक्यूल आ रहा है, और ये हमें समझ में भी आ रहा है, ठीक है। इस कारण ये सेंसिबल फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की। किसको रिप्रेजेंट करने की? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्योंकि इसका जस्ट डबल ही करा है हमने यहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपने देख लिया होगा।
तो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और ये लेक्चर भी यहीं ख़त्म होता है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद हम स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब तक के लिए थैंक यू।